हाँ तो बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे आपसे सिग्निफिकेंट फिगर की, राउंड ऑफ की, राउंड अप की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है। देखो, अब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। और फिगर का मतलब, मानो ये आपके पास एक फिगर है तो इसके अंदर 4 फिगर है। सुना भी होगा आपने, भाई वो फलाना बंदा है, उसकी सैलरी 5 फिगर में है, इसका मतलब वो कुछ लाख रुपए कमाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पहली फिगर होती है वो होती है वंस की, दूसरी फिगर होती है टेंस की, टेंथ की, और तीसरी फिगर होती है 100 की, चौथी हो गई आपकी 1000 की, पांचवी हो गई लाख की। ठीक है, तो ऐसे करके चलते हैं ना अपन। छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा आपने, ये 1, 10, 100, 1000, लाख। तो ये आपकी फिगर है। ठीक है, जिस जिस सिस्टम का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं डेसिमल। क्या कहते हैं? डेसिमल। डेसिमल मतलब जिसमें 0 से लेके 9 तक का सिस्टम यूज़ किया जाए। कितने नंबर यूज़ करते हैं हम? 0 से लेके 9 तक, यानी कि 10 नंबर यूज़ करते हैं। अब ये जो 10 नंबर है 0 से लेके 9 तक, इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है। पहला नंबर जो होगा आपका, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 1, 3, 2, 7, 5। ये पहला नंबर है 10 रेज़ टू द पावर 0 का। दूसरा नंबर है 10 रेज़ टू द पावर, रुको, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, देखो एक मिनट रुको, ये लाइन है ना इधर उधर भागती है, पहले इन्हें बना लो, भागेंगी। चलो, पहला नंबर आ गया 10 रेज़ टू पावर 0 का, दूसरा 10 रेज़ टू पावर 1 का, तीसरा 10 रेज़ टू द पावर 2 का, फिर 10 रेज़ टू पावर 3 का, फिर 10 रेज़ टू पावर 4 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका वंस, फिर 10th पोजीशन, फिर आपकी 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो ये 10,000 था जिसको मैंने लाख बोल दिया था। आगे देखो, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर ये जो फिगर है, एक ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं, उसकी हम बात करेंगे। तो कोई फिगर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो साइंस कैसे देखेगी, जरा देखना जरा। हमने ये 2-3 केस लिए। एक तो लिया 5, 2, 1। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो हमने कहा भैया 3। फिर हमने लिया 5, 0, 0, 4। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। तो हम ये कह रहे हैं आपसे, सिग्निफिकेंट फिगर में आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है 0 और नॉन ज़ीरो। 0 नंबर ये कभी सिग्निफिकेंट होता है, कभी नहीं होता। और नॉन ज़ीरो, ठीक है, तो अब यही पता लगाना कि कब कौन सा नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, तो कौन सा ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। मान लो अब जैसे पहली फिगर ली हमने, इसमें कोई ज़ीरो था ही नहीं, तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। अगर कोई ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट है। अगला केस, अगर किसी नॉन ज़ीरो के पीछे ज़ीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बात समझ रहे हो? तो 50 हो, 5000 हो या 50,000 हो, सिग्निफिकेंट उनकी एक ही है, सिग्निफिकेंस। अब बात आती है डेसिमल की। डेसिमल लगने के बाद ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे इसकी सिग्निफिकेंस 2 है, इसकी सिग्निफिकेंस 3 है,
इसकी सिग्निफिकेंस 5 है। अब आप पूछ सकते हो भैया तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों है तो 5। लेकिन बेटा एक बात सुनो, डेसिमल के बाद हम जितना कैलकुलेट करते हैं उससे पता चलता है कि वो कितना प्रिसाइज है, ज़्यादा प्रिसाइज है। एक्यूरेट तो वो होता है जो बिल्कुल सही होता है, प्रिसाइज मतलब वो एक्यूरेसी की तरफ कितना ज़्यादा जा रहा है। तो मुझे 5.0 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगता है या एक्यूरेट लगता है या प्रिसाइज लगता है 5.00, और उससे भी ज़्यादा लगता है 5.000, क्योंकि हो सकता था इसके बाद जो अगला नंबर आता उसमें कोई नॉन ज़ीरो आ जाता जिसके बारे में हमने ध्यान ही नहीं दिया, या यहाँ पे जो कोई नंबर आता उसमें कोई नॉन ज़ीरो आ जाता। लेकिन इसमें साफ दिखाई दे रहा है डेसिमल के बाद 4 ज़ीरो तक कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आया, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अब बारी आती है 6.022 10⁻23 की। जो एक्सपोनेंशियल है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं करते, तो आप कह सकते हो इसकी सिग्निफिकेंस 4 है, ये रही। ठीक है, अच्छा अगर कोई कहे 20 अंडे, तो इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है? इसकी सिग्निफिकेंस है इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 20 अंडों का मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट नंबर, और ये कब तक डेसिमल चलते रहेंगे? इन्फिनिटी तक। तो 20 अंडे, अच्छा 20 अंडे 25 स्टूडेंट। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी क्लास में आज 13.5 बच्चे आए थे या 11:15 बच्चे आए थे। क्यों? ये ऐसे नहीं होते बेटा, ये फ्रैक्शन में नहीं होते। तो वैसे ही एग्स है तुम्हारे, वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे। अब ये मत कहना भैया नहीं हम तो काट के दे सकते हैं एग, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 20 एग जो हैं जब कहीं दुकान पे खरीदने जाओगे तो आपको 20 ही अंडे मिलेंगे, तो वो सिग्निफिकेंस क्या है उनकी? इनफाइनाइट। क्लियर? ज़रा इस बात को समझो, ये है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब एनसीईआरटी क्या कहती है उसके बारे में देखते हैं। एनसीईआरटी कहती है देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर स्टेटेड बिलो। पहला देखो क्या कहता है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे कि 285। zeros preceding to the first non-zero digit are not significant। अगर ज़ीरो पहले आ रहा हो किसी नॉन ज़ीरो से, जैसे 5 के आगे ज़ीरो लगा दूँ, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सच ज़ीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे ज़रा देखना 10 0.03, इसमें सिर्फ हम 3 की सिग्निफिकेंस समझेंगे, इन दोनों की सिग्निफिकेंस नहीं समझेंगे। 0.0052, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻²। मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। इसको आप लिख सकते हो 5.2 × 10⁻³ तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? फिर से 2। आगे 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, बता चुका हूँ। 0 एट द एंड ऑफ राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड। ठीक है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी राइट पर ज़ीरोज़ होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, बट अदरवाइज द ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे डेसिमल ना हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे 100 जो है उसमें सिर्फ एक ही को सिग्निफिकेंस दूंगा। नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर, एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 2 balls 20 eggs, ये मैं बता चुका हूँ। तो एनसीईआरटी वही कह रही है जो हमने थोड़ी देर बात करी। अब बात करते हैं हम राउंड ऑफ करने की और राउंड अप करने की। पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ ये राउंड ऑफ क्या होता है। अब कभी आपने सुना होगा 62 रुपीज़, तो कहता है यार इसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ जब हम पैसे देने की बात करते हैं तो राउंड ऑफ का मतलब कम ही होता है, लेकिन राउंड ऑफ का एग्जैक्ट मतलब होता है उसको नज़दीक पहुँचा देना। जैसे 62 60 के नज़दीक था तो 60 के नज़दीक पहुँचाया इसको। 68 रुपीज़ को राउंड ऑफ करना है तो आपको 70 रुपीज़ करना चाहिए, कोई करता नहीं है, 65 कर देते हैं। ठीक है, वो बेसिकली जो हम रोज़मर्रा में नाम यूज़ करते हैं राउंड ऑफ, वो राउंड ऑफ नहीं होता, वो डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो राउंड ऑफ का मतलब क्या है? हम यहाँ पर एक नंबर लाइन सिस्टम बना लेते हैं।
और इसके अंदर ये आपका 0, रुको, ये आपका 5, ये आपका 0 और ये आपका 10। तो हम देखते हैं अगर 1 है तो 0 के पास ले जाएंगे, 2 है तो 0 के पास ले जाएंगे, 3 है तो 0 के पास ले जाएंगे, 4 है तो 0 के पास ले जाएंगे, 6 है तो 10 के पास ले जाएंगे, 7, 8, 9 सब 10 के पास ले जाएंगे। एक तो इस 5 का क्या करें सोचना है, ठीक है। तो अब राउंड ऑफ करने के लिए मैं बताता हूँ आपको, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। मान लो 5, 2, 9, 1 को राउंड ऑफ करना है, तो ये है आपका डिलीटिंग डिजिट। और ये है आपका लास्ट डिजिट, ठीक है। डिलीटिंग डिजिट अगर डिलीटिंग डिजिट, मैं बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए इसे डी लिख रहा हूँ, इसे LD लिख रहा हूँ। अगर आपका डिलीटिंग डिजिट 5 से कम है, ठीक है, अगर आपका डिलीटिंग डिजिट 5 से कम है तो क्या करो, लास्ट डिजिट में कोई चेंज मत करो, नो चेंज इन लास्ट डिजिट, ठीक है। और अगर आपका डिलीटिंग डिजिट 5 से ज़्यादा है तो लास्ट डिजिट में 1 बढ़ा दो। ये इंक्रीज के लिए यूज़ करता हूँ बेटा मैं अप एरो। रुको रुको रुको, लेस देन लिखा है ना, अब लास्ट केस, अगर डिलीटिंग डिजिट 5 हो तो क्या करोगे? तो हम चेक करेंगे लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट है क्या। केसेस देखो, इफ last digit is odd, increase it by 1. If last digit is even, no change. मैं करके दिखाता हूँ। एक नंबर लिया हमने 5, 3, 7, 1। 1 को डिलीट करो, नया नंबर लिखो 5, 3, 7। ये 5 से कम था इसलिए कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। एक और देखो 5, 7, 7, 7। 7 को डिलीट किया, लिखा 5, 7, 8। इंक्रीज किया है मैंने, क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा है। अगला केस देखो 5, 7, 7, 5। एक केस 5, 7, 7, रुको 7, 6, 5। डिलीटिंग डिजिट आपका 5 है तो चेक करो ये लास्ट डिजिट। डिलीटिंग डिजिट आपका 5 है तो चेक करो लास्ट डिजिट। ये कैसा है? ये ऑड है तो इंक्रीज कर दो बाय 1। ये कैसा है? ये इवन है तो कोई चेंज मत करो, ठीक है। आपका लास्ट डिजिट कैसा है वो तब चेक करना है, ऑड है या इवन है। ऑड इवन तब चेक करना है जब आपके पास 5 हो लास्ट डिजिट, ठीक है। डिलीटिंग डिजिट 5 होगा तो ही चेक करना, वरना मत चेक करना। अगर डिलीटिंग डिजिट 5 से कम है तो नो चेंज, 5 से ज़्यादा है तो चेंज, इंक्रीज बाय 1, ठीक है। और इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता आगे। तो ये बात समझ में आ गई। जैसे एक नंबर ले रहा हूँ मैं 5, 7,
9। इसमें एक एक करके डिलीट करते करते 5 पर आ जाना, देखना क्या चेंज आता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब इसके बाद बारी आती है राउंड अप की। ये क्या नई चीज़ है? राउंड ऑफ तो सुना है, राउंड अप तो आज तक सुना ही नहीं। राउंड अप बेसिकली राउंड ऑफ ही होता है। अप टू अ फिक्स्ड सिग्निफिकेंट फिगर, किसी एक फिक्स सिग्निफिकेंट फिगर तक किसी चीज़ को आप राउंड ऑफ कर दो। जैसे मैंने कहा राउंड अप अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करो। अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, 5 7 3 2। अब आप इसमें सिर्फ एक ही डिलीट करोगे और इसे कन्वर्ट कर दोगे 5 7 3 में। एक और देखो, 7 7 7 9, तो ये क्या बन जाएगा? 7 7 8। 7 2 7 5। अब देखो चेक करोगे आप इसको, ठीक है। अब मैं इसके आगे एक और लगा रहा हूँ 1, तो आप 1 डिलीट करोगे पहले, नो चेंज। यहाँ रुक जाओगे? नहीं, मुझे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। अब ये डिलीट करोगे 5, अब आएगा चेंज, क्योंकि ये ऑड था। 2 3 7 1 2, 2 डिलीट करेंगे, 1 डिलीट करेंगे, एक और लास्ट ले लेते हैं 7 0 1। तो ये तो पहले से ही है 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे, इसको ही रोक देंगे। अच्छा 5 होता तो क्या करते? तो उसको हम लिखते 5.00। ठीक है, इसे कहते हैं राउंड अप करना। तो इसमें एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर होती है, वहां तक लेके जाते हैं। अब बारी आती है साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? मान लो आपको कोई भी नंबर दिया 6 2 3 1, इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो हम फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये जो है नंबर, ये नॉन जीरो होना चाहिए, इसके बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, और इसे कन्वर्ट करने के लिए जिस एक्सपोनेंशियल का आपको इस्तेमाल करना वो करो, जैसे 10⁻³ 10⁻7 वगैरह वगैरह। अब ज़रा इसको देखो, इसे कन्वर्ट करो, ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में, कन्वर्ट क्या करना। ठीक है, अब इसको देखो, इसे कन्वर्ट करो 4.7 इंटू 10⁻³ तो पता चल गया साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। 2-4 एग्जांपल मैं लिख के देता हूँ, खुद कर लेना। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन पता चल गई हमें, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है पता चल गया हमें। आगे बढ़ते हैं। मास के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है, कि मास क्या होता है, और अब मैं आपसे बात करूंगा कि वेट क्या होता है। बेटा मास का मतलब कोई जिस भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी है, और वेट का मतलब उस क्वांटिटी के साथ वो कितनी फोर्स लगा रहा है। देखो, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस के बारे में क्या बता रहा है? मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और वेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। अब मैं बताता हूं आपको इसके बीच का डिफरेंस। देखो, बात को समझो। हमने आपसे कहा
कि m किसी ऑब्जेक्ट का मास है और वेट जो कि होती है फोर्स, और फोर्स होती है आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वैसे ही वेट हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई आपको कहे कि भैया मेरा मास या किसी पर्टिकुलर चीज़ का मास 70 kg है, तो उसका वेट क्या होगा? मास इंटू जी। जी आपका 9.8 होता है, आसान करने के लिए हम उसको 10 ले लेते हैं न्यूटन। याद रखो वेट जो है ना आपका, वेट एक फोर्स है, उसकी यूनिट न्यूटन है, मास उसकी यूनिट केजी है। यहां लिख देता हूं मैं, मास की यूनिट क्या है बेटा? केजी। और वेट की यूनिट क्या है? न्यूटन। वेट बेसिकली है क्या? फोर्स। फोर्स की यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहेगा मास क्या होता है और वेट क्या होता है। आगे बढ़े। अब ये कुछ बातें हमने कर रखी हैं, ये मैंने आपको समझाया भी था अभी लास्ट लेक्चर में। रिलेटिव एटॉमिक मास, one of the most important concept come out from the Dalton's atomic theory was that the relative atomic mass or relative atomic weight, this is done by the expressing mass of one atom with respect to a fixed standard। उस जमाने में जो फिक्स स्टैंडर्ड लिया जाता था वो था आपका हाइड्रोजन। किसके ज़माने में? डाल्टन के ज़माने में। लेकिन उसके बाद ये शिफ्ट हुआ और बाद में हमने ऑक्सीजन का लेना इस्तेमाल करा, और आज हम किसका लेते हैं? आज हम स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन का। Therefore relative atomic mass is given by relative atomic mass is equals to mass of one atom of n atom। अब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, n एलिमेंट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, या 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये बाद में कन्वर्ट हो गए, इस वाले को देखो, एटॉमिक मास यूनिट को हमने स्टैंडर्ड कर दिया किसको? द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। अब आप बोल सकते हो कि भैया कार्बन के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास देखो कितना है, 12.0000000000 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 12 जीरो तक इसकी एक्यूरेसी रहती है। तो वो कह रहे हैं भैया जितना एक्यूरेट होगा उतना मास बाकी होगा, इससे कंपेयर करने में हमें आसानी रहेगी। अगर ये होता तो 12.003, अब मैं इसको 1/12 से डिवाइड करूं तो ये 1 तो नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर उतना एक्यूरेट नहीं आता। तो हमने देखा किसका ज़्यादा एक्यूरेट है आंसर, ठीक है, इस बात पे ध्यान दो। चलो आगे चलते हैं। तो AMU क्या होता है मैंने बता दिया। AMU को DA या डाल्टन भी कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये ध्यान रखो इस बात को, ये आ सकता है आपका 1 मार्कर में। नाउ द रिलेटिव एटॉमिक मास इज गिवन बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। चलने दो इसको। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी हम MU में कर सकते हैं। अब देखो NCERT क्या कहती है। कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 12C। In this system 12C is the assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit and masses of all other atoms are given relative to this standard. One atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon
एटम एंड 1 AMU इक्वल्स टू 1 पॉइंट, मैंने बताया था आपको 1.67 के आगे भी कुछ वैल्यू आती है, वो ये है, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा एक्यूरेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगले साल मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना है, देखो देखो थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा आपको, आ गया ना। और वैसे भी मास जो होता है 1 हाइड्रोजन एटम का, मैं बताता हूँ आपको, वो 1U नहीं होता, वो होता है 1.008U। तो फ़र्क है, तीसरे डेसिमल पे जाके 8 आ गया, ठीक है। ये लो कर भी दिया इसने सॉल्व, बोल लो और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 15.995। टोटल AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय यू। अच्छा अब वो कहता है टोटल कह रहा हूँ टुडे, आज हमने AMU को रिप्लेस कर दिया है U से, यानी कि यूनिफाइड मास से। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिकॉल कर ली, NCERT ने क्या कहा है या और जगहों पे बुक्स में क्या लिखा है, ठीक है। अब बात आती है एवरेज एटॉमिक मास की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मान लो किसी का एटॉमिक मास 3 आइसोटोप्स का अलग अलग है, ठीक है। जैसे कार्बन का ही ले लिया, कार्बन के 98.89 जो अबंडेंस है, यानी कि जो पाए जाने वाले आइसोटोप्स हैं, वो C12 है। तो सबसे ज़्यादा तो C12 भी पाया जा रहा है, तो जो C12 का मास होगा हम वही मान लेंगे कार्बन का। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें कार्बन की, कार्बन 13 और कार्बन 14 की फॉर्म में ही पाई जाती हैं, उनको भी देख लेते हैं। 1% ये है और 2 × 10⁻⁻10% C14 भी है। अगर मैं इन तीनों की एवरेज निकालूं तो निकालूं कैसे भैया, हमें पहले से ही एक चीज़ निकालनी आती है एवरेज। मान लो 3 बच्चे हैं, देखो एक का मास है 50 किलो, एक का मास है 60 किलो और एक का मास है 70 किलो। उसे 3 से डिवाइड कर दो, क्या उसकी एवरेज आ जाएगी, बोलो 60 ही आ रही है। तो तीनों बच्चों का मास ऑन एन एवरेज 60 kg है। तो इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे। 98% है 12 ग्राम वाले, 1% है 14 ग्राम वाले और एक ही % है 13 ग्राम वाले। डिवाइड टोटल किससे करूँगा मैं, 100 से। क्यों, 98 + 1 + 100, ठीक है। एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं उतारी है, ठीक है। कहीं फिर बोलो कि भैया 98 थोड़ी था, 98.892 था, वो जो भी था देख लेना खुद, ठीक है। इसको नीचे मैंने लिख रखा है यहाँ पर। From the above data, the average atomic mass of the carbon will come out to be 0.98892 × 12 plus 0.01108 13.00335 U plus 2 इंटू तो बनाता ही नहीं है 10⁻⁻12 और ब्रैकेट में क्या है 14.002। तो ये करा तो हमारे पास कितना आया, ये आया। अब आप कहोगे भैया वो 100 कहाँ गया, अरे सबको डिवाइड कर दिया है, देखो सबके डेसिमल शिफ्ट कर दिए हैं। ये 98% था, इसे 0.09 कर दिया, ये 1% था, इसे 0.01 कर दिया, ठीक है। ये 10⁻⁻10 था, इसे 10⁻⁻12 कर दिया, तो पहले ही डिवाइड करके रख दिया। ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, जैसा आपका मन करे वैसे कर लो। सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात सुनो, अब आपको इसकी मदद से NCERT के क्वेश्चन करने हैं। NCERT का एक क्वेश्चन आता है शायद 9th एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 31 या 2 है, देख लेना एक बारी। वो दोनों इसी पे बेस है, ठीक है, आपके एवरेज एटॉमिक मास पे। अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। इसकी बात मैं आपसे कर चुका हूँ, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहली बात तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। ज़रा ध्यान दो, मैंने आपसे कहा ये चीज़ आप सबने देखी होगी, C6H12O6। हाँ जी देखिए 6 कॉमन ले लो तो ये कुछ ऐसा दिखता है, C1H2O1। ये कॉमन लेने के बाद जो सिंपल फॉर्म बची है यह है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये है वो कॉमन नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है n, और ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है n मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब n को आप ये भी कह सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, या इनका मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, ठीक है। क्वेश्चन उठाते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया जिसके अंदर ये देखो, इसको क्या कह रहा है, अ कंपाउंड कंटेन 4.0, इसको ना थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा बेटा मेरे को टेबल में, देखता हूँ अगर टेम्पलेट चेंज हो जाए तो। हम बात कर रहे हैं एक कंपाउंड है जिसके अंदर अलग अलग परसेंटेज दे रखी है हमें, हो गया, ठीक है। देखो, एक कंपाउंड है जिसके अंदर हमने अलग अलग परसेंटेज ले रखी है और वो कितनी कितनी है देखते हैं। मेरे को ना यार टेबल बनानी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिया है। देखो क्या कहता है, देखो इसको रीड करते हैं तो हमें पता चलता है एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। कितना कितना है ज़रा देखना, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, बोल देते हैं इनको तीनों को, एक कॉलम बना देते हैं एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। परसेंटेज कितनी है, गिवन परसेंटेज, गिवन परसेंटेज है 4.07, 71 मिनट को, हाँ हाइड्रोजन है 4.07, कार्बन है 24.27 और क्लोरीन है 71.65। इनके एटॉमिक मास कितने हैं, एटॉमिक मास देखना जरा बेटा। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। बात को समझो, हमारे पास एलिमेंट है, गिवन मास है, एटॉमिक मास है। अब बात आती है रेशो की। पहली बात तो ये रेशो है क्या, ये है गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। अभी मोल्स मैंने कराए नहीं है तुम्हें, इसलिए अभी इसके बारे में सिर्फ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, गिवन मास या गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसके बाद बारी आएगी सिंपलेस्ट रेशो की और फिर होल रेशो की। सिंपलेस्ट रेशो और आखिरी में होल रेशो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो मेरी बात का, गिवन मास कितना, 24.27, डिवाइडेड बाय 12, 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, ये डिवाइड करके आया 0.02, 4.07, 2.02, ठीक है। अब तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उससे तीनों को डिवाइड कर दो, जिससे हमें कम से कम एक 1 मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्स चलेगा बेटा इसमें, 1 2 1। तो होल रेशो ऐसे ही आ गई, नहीं आती तो मैं उसे होल नंबर में कन्वर्ट करता। सारे बच्चे ध्यान देंगे, मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ चुकी है, मेरे पास कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन है 1, ठीक है। देखना ज़रा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2 और क्लोरीन है 1। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। अब इधर आओ जरा। वो कहता है भैया मॉलिक्यूलर मास भी दे रहा हूं मैं आपको 98.96। चलो नया पेज लेते हैं। देखो इसने एक चीज और दिया, मॉलिक्यूलर मास। (98.96) एम्पेरिकल मास मैं निकाल लूंगा फॉर्मूले से। एक तो कार्बन था, 2 हाइड्रोजन थे, 1 क्लोरीन था। देखता हूँ एक बार दोबारा गलत तो नहीं है। हाँ, 1 कार्बन यानी कि 12 ग्राम का, 2 हाइड्रोजन यानी कि 1 ग्राम के, और 2 क्लोरीन यानी कि 35.5 ग्राम के। तो बने 49.5 ग्राम के। ये एम्पेरिकल मास है, ठीक है। एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98.96, 99 ही है अप्रॉक्स, और ये 49.5। तो इनको डिवाइड करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आता है। अब ये मत कहना 2 एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इतना चलता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फॉर्मूला। n तो है आपका 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला था C1H2Cl1, यानी कि कितना बना? C2H4Cl2। ठीक है, आसान है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे के यहाँ पर सिर्फ एक टर्म बना के दे रहा हूँ, उसको खुद करना। एक तो है आपके पास एलिमेंट्स 2 हैं, आयरन और ऑक्सीजन। फिर दूसरी बात, इनके पास गिवन परसेंटेज कितनी है? आयरन के पास गिवन परसेंटेज है 69.9 और ऑक्सीजन के पास है 30.1। इनका एटॉमिक मास कितना है? आयरन का एटॉमिक मास है 56 और इसका है 16। ठीक है, बाकी की चीज़ें वही सारी लगा के स्टेबुलर फॉर्म में इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करो। ठीक है, यहाँ पे वाला टॉपिक भी खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।